नमस्कार साथियों, हर्ष साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी क्लास होने वाली है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि क्लास 8 का पहला अध्याय है। फसल क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है और इसका प्रबंध किस प्रकार किया जाता है, फसल को करने से पहले कौन कौन से चरण अपनाने पड़ते हैं, ये सभी कुछ इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे। और आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ कि वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी है जब स्टार्टिंग में कोई काम करता है तो उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, और वो कमियां आप ही बता सकते हो। कमेंट के अंदर ये जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब देखते हैं कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले आता है कि फसल किसे कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े क्षेत्र में उगाना, जैसे गेहूं के पौधे हैं, एक ही स्थान पर बहुत संख्या में उगाए हैं। सरसों की फसल है, एक स्थान पर बहुत अधिक उगाए हैं। ऐसे ही कपास के जब बहुत अधिक पौधों को एक जगह उगाया जाता है तो वो कपास की फसल का नाम दे दिया जाता है। तो याद रखना है, फसल प्रश्न यही बनता है कि फसल किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े क्षेत्र पर एक साथ उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। अब प्रश्न बनता है आगे कि फसल के प्रकार हैं। क्या हैं? फसल के प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फसल के 3 प्रकार हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। देखिए, खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल को। और ये जून से, ये टाइम कब रहता है? जून से सितंबर का टाइम रहता है वर्षा ऋतु का। तो उस टाइम खरीफ की फसल को बोया जाता है। और खरीफ की फसल में कौन कौन सी आते हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। अब देखिए, इनको याद कैसे रख सकते हैं। तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कौन सा महीना? जून से सितंबर। और कैसे याद रख सकते हैं? इसकी एक ट्रिक है। देखिए, अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा, ये ट्रिक है। देखो, अरे से क्या शब्द बनेगा? अरे से बन गया अरहर, मुंह से बन गया मूंग, मूंगफली, और खे खरीफ की फसल, गे से गन्ना, और धा से धान, और फिर ये सो से बनेगा सोयाबीन, मैं से मक्का, ते से तिल, और बाजार से बाजरा, और जा से ज्वार। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक है अरे मूर्ख गधा सो मत बाजार जा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। अब अगली फसल आती है हमारी रबी की फसल। रबी की फसल, और रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी आती हैं? और देखो, ये कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में उगाई जाती है फसल। जो शीत ऋतु में फसल उगाई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। और इसका उगाने का टाइम रहता है अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर में बुवाई हो जाती है, मार्च तक इसकी कटाई हो जाती है। अब इसमें कौन सी फसल आती है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। अब रबी की फसलों को याद करने की ट्रिक देखिए, ये क्या है। रबी की फसलों, अभी आपने खरीफ की फसल की ट्रिक याद की थी, अब रबी की फसल की याद करने की ट्रिक है रवि आजा सच में गेम खेलेंगे। रवि आजा सच में गेम खेलेंगे। देखो, रवि का मतलब रवि की फसल, आ का मतलब आलू, जा का मतलब जौ, से सरसों, चे से चना, गे से गेहूं, मैं से मटर, खेलेंगे एक आपको वाक्य जोड़ने के लिए दिया गया है। ये इस प्रकार रवि की फसल को याद कर सकते हैं। अब आता है जायद की फसल। क्या है? जायद की। अब जायद की फसल, ये फसलें ग्रीष्म काल में उगाई जाती हैं। कब उगाई जाती हैं? ग्रीष्म काल में। और इसकी बुआई मार्च तथा कटाई जून में होती है। और इस फसल को अधिक सूर्य ताप सहन कर सकती हैं ये फसलें। और इसके उदाहरण आते हैं, सब जानते हो, गर्मियों में खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि, ये इसके उदाहरण है। अब देखिए, इसकी भी एक ट्रिक है याद करने की। कैसे याद कर सकते हैं इसको? देख, हाँ, ताऊ, ता से बन गया तरबूज, और उसे बन गया उड़द। खीरा खाकर मरे। देखिए क्या अच्छी ट्रिक है। ताऊ खीरा खाकर मरे, ये ट्रिक है, याद रखना है आपको। ताऊ से, ता से बना तरबूज, ऊ से बना उड़द, खीरा से खीरा, और खा से क्या बनेगा? खा से बनेगा खरबूजा, और करके कैसे बनेगा? ककड़ी। तो याद रखना है, ताऊ खीरा खाकर मरे। ये कौन सी फसलों की ट्रिक है? जायद फसल की। तो तीनों ट्रिक आपको बताई, याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये देखिए आपको डायग्राम, ये तरबूज है, ये ककड़ी है, खीरा है, ये आपको दिखा रखे हैं।
तो इस प्रकार हम जायद की फसल को याद रख सकते हैं। अब आता है कृषि पद्धतियां। ये पूछा जाता है कृषि पद्धतियों के चरण कौन कौन से हैं। तो कृषि पद्धतियां कहते किसे हैं? फसल उगाने के लिए किसान जिन तरीकों को अपनाता है उन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। ध्यान रखना, फसल उगाने के लिए किसान जिन तरीकों को अपनाता है उन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब कृषि पद्धतियों के देखिए चरण है, क्या क्या खेती करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, पहला चरण हो जाता है मिट्टी तैयार करना। दूसरा आता है मिट्टी तैयार करने के जोतने के बाद खेत की बुवाई होती है। दूसरा चरण क्या आता है? बुवाई, बीज बोते हैं हम, बीज को रोपना। तीसरा चरण आता है खाद एवं उर्वरक देना, पोषक तत्वों की प्रचुरता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक देते हैं। चौथा स्टेप आता है सिंचाई, पानी देते हैं। अगला स्टेप आता है फिर हमारा खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार अनावश्यक अनवांटेड जो पौधे उगाते हैं उनको निकालना। छठा स्टेप आता है कटाई और साथ में आता है भंडारण। इस प्रकार कृषि पद्धति के ये चरण हुए, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा। ये सभी स्टेप क्या हैं? कृषि पद्धतियों के चरण हैं। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जुताई करते हैं खेतों की। तो प्रश्न यहाँ बन सकता है जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने, इससे क्या होता है? नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है। अब इससे क्या होगा? मिट्टी पोली हो जाएगी, इससे जड़ें भूमि में गहराई में जा सकती हैं पौधों की। अब गहराई में जाएंगी तो नीचे तक से पोषक तत्वों को ले सकती हैं और सरलता से श्वसन कर सकती हैं। तो मिट्टी तैयार करने से ये फायदा है। अब मिट्टी तैयार करने के लिए, जुताई करने के लिए कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं? सब जानते हो, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ये आधुनिक औजार है। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के माध्यम से, जिनको कल्टी बोल देते हैं, खेत को जोतते हैं। ये देखो पारंपरिक हल औजार है हल। किसान पहले पशुओं से हल के माध्यम से ही खेतों की जुताई करते थे। ये हल दिखा रखा है आपको, और ये कल्टीवेटर है। अब देखिए हलों को इस तरह से पशुओं पर रख के एक किसान के द्वारा उसको पकड़ करके बैलों से खिंचाया जाता था। अब हल क्या है? देखो हल शेफ्ट, हल का मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी का बना होता है, जो ये रहा, इसको कहते हैं हल शेफ्ट। क्या कहते हैं? हल शेफ्ट कहते हैं इसको। और फाल, ये तिकोनी जो मिट्टी के अंदर धंसता है, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं? फाल कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है, एक बार पूछा गया है हल शेफ्ट क्या है, फाल क्या है। जो लोहे की तिकोनी पत्ती होती है हल के अंदर, उसे क्या कहते हैं? ये फाल कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और हलों को किस तरीके से जोता जाता था वो आपको बता दिया। अब आगे आता है बुवाई। बुवाई किसे कहते हैं? बुवाई एक महत्वपूर्ण चरण है। बीजों को भूमि में रोपना बुवाई, वपन या बोना कहलाता है। बीजों को जमीन के अंदर डाल देते, कई तरह से बोते हैं, कई बिखेर कर देते हैं मशीन के द्वारा। फिर सबसे पहले इसमें आता है, बुवाई से पहले हम बीजों का चयन करते हैं, अलग अलग किस्मों को देखते हैं, कौन सी किस्में सबसे अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं, कौन सा उत्पादन अधिक देती हैं। देखो, बीज बोने का पारंपरिक तरीका है। हल के पीछे एक ये फ्लास्क लगा देते हैं, एक कीप आकार संरचना, उसमें बीज डालते जाते हैं और ये मिट्टी में चला जाता है, जिसे हल के साथ। अब आजकल एक बार प्रश्न पूछा गया था, सीड ड्रिल क्या है? ये बीज बोने की एक आधुनिक मशीन है, जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगा करके खींचा, जिसको उड़ाई मशीन भी कहा जाता है, सीड ड्रिल। ये हल के द्वारा पारंपरिक तरीका है, पुराने तरीके से खेती होती थी जैसे। अब आता है खाद एवं उर्वरक। अब आपको पता है खाद और उर्वरक क्या है? खाद और उर्वरक, देखो, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। पोषक स्तर, पोषक तत्वों की प्रचुरता बढ़ाने के लिए। अब इनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है, इसमें से ये बनता है उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। सबसे पहले देखते हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष और के विघटन से प्राप्त होता है। जो घूरे डालते हैं अपन, वो सड़ जाता है, सूक्ष्म जीव उसको सड़ा देते हैं। दूसरा आता है उर्वरक का। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जो बाजार से डीएपी यूरिया वगैरह लाते हैं अपन, वो फैक्ट्रियों में ही बनता है किसान। और खाद खेतों में बनाई जाती है, गड्ढा खोद देते हैं और उसमें कचरा डालते रहते हैं और वो खाद बन जाती है खेतों में। अब तीसरा अंतर आता है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक के अंदर ह्यूमस, सड़े गले पत्तियां सड़ जाती हैं जिनसे वो ह्यूमस बनता है। और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अगला आता है, उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। अब
और आता है, इसके उदाहरण है यूरिया, एक बार प्रश्न पूछा गया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी के मतलब फॉस्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। और ये वर्मी कंपोस्ट का मतलब गड्ढा खोद करके केंचुओं द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे खाद कहते हैं। खाद और उर्वरक में ये अंतर हुए तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई खाद उर्वरक से अच्छी क्यों है। उर्वरक अगर अधिक मात्रा में डालेंगे ये तो भूमि को क्या कर देते हैं, अनुपजाऊ बंजर भी बना देते हैं, नुकसानकारी होते हैं, लेकिन खाद कभी भी नुकसान नहीं करता है। सबसे अधिक लाभकारी पौधों के लिए खाद होता है, जैविक खाद है ये नुकसान, ये रासायनिक पदार्थ हैं। अब देखिए खाद के लाभ, प्रश्न ऐसे बन के आ सकता है उर्वरक से खाद अच्छा क्यों है। देखिए जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके प्रमुख कारण, इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है, भुरभुरी फुसफुसी हो जाती है मिट्टी, जिससे जल को सोखने की अधिक क्षमता बनती है। इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। जल धारण की क्षमता बनती है और सरंध्र हो जाती है गैस विनिमय, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सूक्ष्म जीव अधिक रहेंगे जब मिट्टी में जगह स्थान मिलेगा तो उसमें, और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, जैविक खाद से। लेकिन उर्वरक नुकसान करते हैं ज़्यादा अधिक मात्रा में डालने से, इसलिए उर्वरक से खाद अच्छी होती है। अब देखते हैं अगला स्टेप आता है सिंचाई। सिंचाई का मतलब फसल को, अपनी फसल है जो उसमें पानी देना, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और ये परंपरागत तरीके चलता आया है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके के कौन कौन से हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, जैसे कुआं है, नहर है, इनसे पानी को किससे निकाला जाता था, मोट, गिरनी। पारंपरिक तरीके पूछा जा सकता है, चैन पंप, ढेकली और रहट, ये पारंपरिक तरीके हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं सिंचाई के। और अब सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या है, क्योंकि अब पानी की कमी आ गई है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम अब आधुनिक विधियां हैं, इनसे जल की बचत होती है क्योंकि भूजल स्तर क्या हो गया, नीचे गिर गया। अब जो आपको बता रहा था ये मोट चैन पंप है। अब आता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इसका उपयोग कई बार पूछा जाता है, जो असमतल भूमि होती है ना, ऊबड़ खाबड़, उस जगह में होता है छिड़काव तंत्र। और आपने देखा भी होगा फव्वारा, इसको फव्वारा सिस्टम भी बोल देते हैं। छिड़काव सिंचाई पानी सिंचाई की एक विधि है जो वर्षा के समान है। पानी पाइप के तंत्र के माध्यम से आमतौर पर पंपिंग द्वारा वितरित किया जाता है, फिर स्प्रे हेड माध्यम से हवा की और पूरी मिट्टी सतह पर छिड़का जाता है, जिससे पानी भूमि पर गिरने वाला पानी छोटी छोटी बूंदों में बढ़ जाता है। एक तरह से बारिश ही होती है और पानी की छीजत भी नहीं होती, पानी को बचाया जाता है इसके माध्यम से। और आपने देखा होगा पाइप, जैसे आप देख रखे हैं ये पाइप में जोड़ रखे हैं, ये फव्वारे। अगर आता है ड्रिप तंत्र, क्या आता है, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद कर पौधे की जड़ों में गिरता है सीधा, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र। इसमें पाइपों से जोड़ देते हैं और पाइपों को पौधों के पास रख देते हैं और उनसे बूंद बूंद फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है ड्रिप तंत्र। ये अब देखिए मैंने आपको इसमें डायग्राम दिखा रखा है, ड्रिप तंत्र किस तरह से लगा देते हैं प्रत्येक पौधे पर। ये इसमें एक सिस्टम में मशीन लगा रखी है और ये इसमें सप्लाई कर रखी है पौधे तक। देखिए ये पाइप बिछा रखे हैं ना, ये पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके टपकता रहता है पानी, टपकन विधि भी बोल देते हैं, ये ड्रिप तंत्र है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आधुनिक विधियां सिंचाई की, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र, दो विधियां हैं। और छिड़काव तंत्र असमतल भूमि की सिंचाई करने के लिए और ड्रिप तंत्र बाग बगीचों में। अब प्रश्न आता है खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है। खरपतवार किसे कहते हैं, जब हमारी मुख्य फसल के साथ अनावश्यक और अनुपयोगी पौधे उगाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उसे खरपतवार कहते हैं। अनावश्यक और अनुपयोगी पौधे उगाते हैं उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहा जाता है उसको। और ये खरपतवार हमारी पौधे फसल को क्या कर देते हैं, कमजोर। अब इससे निकालने की विधियां देखो, यांत्रिक विधियां क्या हैं, हाथों से खींचकर निकालना, खुरपी से, हंसिया से, कुदाल आदि से इसको निकाल दिया जाता है, निराई कहते हैं जिसको, निराई गुड़ाई करके। दूसरा आता है मशीनों द्वारा। मशीनों द्वारा कैसे निकालते हैं इसको देखिए, मशीन, ये रोटरी वीदर से खरपतवार मशीनों के द्वारा निकाल दिया जाता है, मशीनों से। यांत्रिक विधि हो गई निराई गुड़ाई करके। अब है रसायनों के द्वारा। अब खरपतवार नाशी, जिन रासायनिक पदार्थों को खरपतवार नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D रासायनिक पदार्थ है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, याद रखना है। आगे आता है हमारा कटाई। अब फसल पककर तैयार हो गई, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो
क्या करते हैं, उसको काटते हैं। फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। और ये कार्य कैसे किया जाता है, हार्वेस्टर, ये मशीन का नाम है। फसल कटाई के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे हार्वेस्टर कहते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न बन जाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, हार्वेस्टर किसे कहते हैं। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, जिसको अपन थ्रेसर भी बोल देते हैं, कटर भी कहा जाता है उसको। अब आता है कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों का कार्य है। हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप, काटने का भी कार्य करती है और अनाज को भूसे से अलग करने का कार्य, ये कॉम्बाइन मशीन है, दोनों कार्य एक करती है। अब है विनोइंग, अनाज के दानों को फटक कर अलग करना क्या कहलाता है, विनोइंग। ये शब्द ऐसे हैं, एक एक नंबर का पूछा जा सकता है। हार्वेस्टर किसे कहते हैं, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, कॉम्बाइन मशीन क्या है, विनोइंग क्या है, तो याद रखना है आपको हार्वेस्टर। अब आगे आता है भंडारण। फसल कट गई, अनाज के दानों को अलग कर लिया फसल से, तो देखिए किसान अपनी फसल उत्पाद भंडार, जूट के बोरों, बोरों का मतलब बोरियां बोलते हैं, धातु के बड़े पात्रों में, टंकी वगैरह धातु की बनवा लेते हैं। अब प्रश्न बनता है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, साइलो किसे कहते हैं। जब बीज का बड़े पैमाने पर भंडार गृहों में भंडारण किया जाता है उसे साइलो कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है साइलो, बड़े बड़े अनाज गृहों को या अनाज के भंडार गृहों को क्या कहा जाता है, साइलो। प्रश्न पूछा गया है एक बार, साइलो किसे कहते हैं। अनाज के बड़े बड़े भंडार गृहों को साइलो कहा जाता है, प्रश्न बन जाता है। अब एक प्रश्न और दे रखा है, पशुपालन। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। एक नंबर का पूछ ले, हालांकि छोटा सा टॉपिक दे रखा है, मैंने आपको इसमें दे दिया है, कोई क्वेश्चन आपसे रह नहीं जाए। और मछली से कोड लीवर तेल मिलता है, जिससे मछली की कोड लीवर तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है, आपको याद रखना है। मछली से कोड लीवर तेल में किसकी मात्रा होती है, विटामिन डी की। आप सब जानते हैं विटामिन डी धूप से। अब देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न है, आपको आपकी किताब में दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी में से भरने, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। अभी आपको स्टार्टिंग में दिया गया था, फसल क्या कहते हैं। और फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या की जाती है, कृषि पद्धति का पहला ही चरण है, इसका ऑप्शन होगा जुताई। जुताई प्रथम चरण है कृषि पद्धतियों का, तो इसका राइट आंसर होगा जुताई। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होगा, तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज ऊपर आ जाएंगे, जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए प्राप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, इसमें आएगा जल तथा पोषक आवश्यक है। जल तथा पोषक आवश्यक है। अब निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। देखिए खरीफ की फसल, आपको ट्रिक बताई थी ना, खरीफ की फसल की ट्रिक बताई थी। खरीफ की फसल में जैसे धान, मक्का है, ये खरीफ की फसल में आ जाएंगे। रबी की फसल है गेहूँ, जौ, चना, आप उदाहरण दे दोगे, ट्रिक आपको याद करना है, याद हो जाएंगी। जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल। अब देखिए और प्रश्न क्या बनेंगे इसमें से, निम्न पर अपने शब्दों पर एक एक पैराग्राफ लिखिए। टिप्पणी पूछ लेता है कई बार, जो कृषि पद्धतियों के चरण थे वो दे देगा आपको। कृषि पद्धतियों के चरण कौन कौन से हैं, एक एक दे दिया है। अब देखिए पहला आता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, अभी आपको बताया था, जुताई करते हैं। जुताई करने से क्या होता है, ये प्रश्न आपको देना है। इसमें मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पोली हो जाती है, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है और जड़ें अधिक विकसित हो जाती हैं। बुआई, बीजों को मिट्टी में रोपना, वपन बोना कहलाता है बुआई। ये बता सकते हो कैसे करते हैं, आधुनिक तरीका क्या है, और आजकल पारंपरिक जो तरीके चल रहे हैं वो क्या थे, और आधुनिक में आजकल सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। निराई, खरपतवार को निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाला जाता है, जो क्या करता है, हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा करता है, पोषक के लिए, जल के लिए, भोजन के लिए, जो हमारी फसल को कमजोर कर देते। थ्रेसिंग क्या है, अनाज के दानों को भूसों से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। इस प्रकार इनके आप आंसर दे सकते हो। अगर पूछा जाता है तो एक पैराग्राफ लिखिए, थ्रेसिंग। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। आपको खाद और उर्वरक में अभी अंतर कराए हैं। उर्वरक के फैक्ट्रियों में बनते हैं, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है और खाद कार्बनिक जैविक पदार्थों से। सिंचाई किसे कहते हैं, निश्चित समय अंतराल के बाद जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियों के नाम अभी बताया आपको, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये आ जाएगा इसके अंदर। फिर आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए था, तापमान, उसके लिए जलवायु चाहिए थी, वो सारा कुछ मिल नहीं पाएगा। इस कारण वो खरीफ ऋतु में उगेगा ही नहीं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी और उत्पादन कम होगा फसल उगाने से। बार बार खरपतवार क्या है? अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? आपको कई विधियां, यांत्रिक विधियां, मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं। रासायनिक 2,4-D के द्वारा हम खरपतवारनाशी का छिड़काव करके खरपतवार को निकाल सकते हैं, जिससे हमारी फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हमको ये जरूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है नया नया यूट्यूबर के द्वारा कुछ कमियां रही जाती हैं। इसलिए कमेंट में आप जो बताओगे तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और हमारे हर्ष साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।